एक निमोट एक अड्डा पड़ता है बीच में, सेंट्रल प्लेस पड़ता है, खत्री का बीच में पड़ता है, छोटा गांव पड़ता है। मैं वहाँ 2-2 घंटे बैठ कर आया। इस इंटरवल के दौरान मुझे कोई बस नहीं दिखाई दी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आम पब्लिक ये देखे भाई आपका उम्मीदवार, आपके बीच में जो आने वाला कैंडिडेट है, आपका होने वाला एमएलए, वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना उसको तजुर्बा है। भ्रष्टाचार चलता है ऊपर से। अगर आप ठीक हैं तो भ्रष्टाचार पे अपना आप अंकुश लें। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को ग्राउंड पर जाने की नसीहत देने में लगे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी शख्सियत हैं जो कि निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक रही हैं और न केवल मुद्दों को समझ रही हैं बल्कि ग्रामीणों के बीच में जाकर, शहरियों के बीच में जाकर, अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाकर वो तरह तरह के दावे और वायदे करने में लगे हैं। कैसे पूरे होंगे, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेंद्र यादव जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जनसभा की आपने सोहना के अंदर, उस जनसभा के बाद क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आपको लग रहे हैं कि सोहना विधानसभा में ये महत्वपूर्ण मुद्दे होने वाले हैं? सर देखो, मैंने करीबन 1 साल से हर गांव को 8-10 बार मैंने कवर किया है। एक एक ढाणे का, एक एक गांव का मुझे इल्म है कि भी इस गांव में ये समस्या है। बेसिक जो चीज़ें पूरे हलके में जो मेन जो मुद्दा उभर के आया है, सबसे बड़ी बात है शिक्षा का। इस इलाके में वही इलाका, वही परिवार, वही समाज तरक्की करता है जिस इलाके में तालीम हो, शिक्षा हो। तो सबसे बड़ी मुद्दा जो है शिक्षा का, उसमें हम किस तरह से सुधार लाएंगे वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर सुविधा नहीं है इलाके में। एक कोने के लास्ट गांव में चमनपुरा है, लो सिंगानी है, सरमतला है, जो सोहना से करीबन 17-18 किलोमीटर दूर पड़ते हैं, जो बॉर्डर पे पड़ते हैं हमारे बल्लभगढ़ से तहसील से। तो वहाँ प्रॉपर बसों की सर्विसेज नहीं है। ऐसे ही आपका हमारा लास्ट गांव ट्रैक्टर पड़ता है, तो वहाँ प्रॉपर बसों की सर्विसेज नहीं है। तो मेरा ये भी प्रार्थना में शामिल रहेगा कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद हरियाणा रोडवेज की बसें नियमित रूप से चलाई जाए, जो कि आम पब्लिक को सुविधा उपलब्ध हो। नहीं, क्या कुछ आपने जब इसके ऊपर बारे में कुछ R&D की होगी कि क्यों वहाँ तक नहीं पहुँची? क्या आपके अधिकारियों से बातचीत हुई? क्योंकि सिटी बस तो चल रही है गुड़गांव के अंदर। ऐसे में जो प्रदेश सरकार है या फिर वहाँ के विधायक है, उनका कहना है कि सिटी बस चल रही है और प्रॉपर तरीके से सभी स्टॉपेज पर जा रही है, सभी गाँव में जा रही है। मैंने एक निमोट एक अड्डा पड़ता है बीच में, सेंट्रल प्लेस पड़ता है, खत्री का बीच में पड़ता है, छोटा गांव पड़ता है। मैं वहाँ 2-2 घंटे बैठ कर आया। इस इंटरवल के दौरान मुझे कोई बस नहीं दिखाई दी। हाँ, ये सिटी बस जो कहते हैं, मुझे एक बस जरूर दिखाई दी थी, इस पे जो रिठोज और इसका खेड़ला और दंदवा रोड के ऊपर। बाकी प्रॉपर जो है जिस जो समय सारणी होती है, जो GM रोडवेज जो हरियाणा रोडवेज फिक्स करती है, उसके हिसाब से प्रॉपर समय सारणी होनी चाहिए। भी इतने इंटरवल के बाद इतने बस चलनी चाहिए, ताकि आम पब्लिक को भी पता रहे कि इतने बजे हमारे पास बस आएगी। अच्छा सर, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों ने अपने नेताओं को कहा है कि ग्राउंड पर जाइए। चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, दर्जनों नेता हैं जो टिकट की दौड़ में हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी ऐसे दर्जनों नेता हैं जो कि टिकट की दौड़ में हैं। अब तो एक ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि एक सोहना के बाहुबली नेता जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। तो आप ऐसे सिनेरियो में खुद को कहाँ देखते हैं सर? मैं तो पहले दिन से नीरज जी बात कह रहा हूँ आम पब्लिक को कि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में आपके पास उम्मीदवार भी आएंगे और भी आएंगे, बाहुबली भी आएंगे, हर तरह के आदमी आएंगे। बाकी मेरी सोच ये है भाई, जमींदारी भाषा में कहता हूँ कि भाई आप जब भैंस लेने जाते हो, गाय लेने जाते हो, आप उसकी भैंस, आप उसकी वो देखते हो कितना दूध देती है, उसकी भैंस, उसकी पूंछ देखते हो, उसकी आप आँख देखते हो, उसके आप सींगते हो कितने अच्छे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आम पब्लिक ये देखे भाई आपका उम्मीदवार, आपके बीच में जो आने वाला कैंडिडेट है, आपका होने वाला एमएलए, वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना उसको तजुर्बा है, और कौन लायक है कौन ना लायक है, और कौन किस में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, और किसकी सूरत ठीक है, जो जिसमें सबको साथ ले जाने की क्षमता है, उसको आप चुनो। मैंने देखा है कि आपकी जनसभाओं में या फिर आपसे जुड़े जो लोग हैं, वो जब भी आप कहीं किसी भी ग्रामीण इलाके में जा रहे हैं तो युवा खास तौर पर आपसे सवाल जवाब करते हैं। तो किस तरह के सवाल जवाब हैं युवाओं के, किस तरह की भ्रांतियाँ हैं उनके मन में राजनीति को लेकर? क्योंकि आज का युवा जो है वो सुधार तो चाहता है लेकिन राजनीति से दूर रहना चाहता है। आपने ठीक ये क्वेश्चन किया है।
एक युवा आजकल जो हमारे इस इलाके में देखा, युवाओं में एक तरह की वो क्या बोलते डिप्रेशन या एक जो है उनमें वो आ गई कि भी कोई आशय किरण नहीं है। पढ़े लिखे कुछ साधन नहीं है वहाँ पे, शिक्षा साधन नहीं है, रोजगार साधन नहीं है, करें तो बेचारा क्या करें। 5-5 10-10 टोल के वहाँ बैठे रहते, ताश खेलते रहते, एक निराशा उसमें उनमें आई हुई है। तो हमारा ये प्रयास होगा कि उनमें एक आशा पैदा करें, वहाँ शिक्षा स्तर ऊंचा करें, वहाँ रोजगार की सुविधा जो साधन वो मुहैया कराएं ताकि उनको रोजगार मिले, एक अच्छा माहौल पैदा हो, उनमें एक आशावादी किरण पैदा हो। ये हमारा पूरी प्रार्थना रहेगी कि जवानों के उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, वह स्कूलों में प्रॉपर स्टेडियम बने, उनको खेल सुविधा हो मिले, बाहर भीतर ना जाना पड़े। तो ये मेरा प्रयास होगा, जवानों का जो उनकी सोच उसके अनुरूप उनको हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं। अच्छा सर, एक मौजूदा सरकार के पूर्व मंत्री ने ये आरोप लगाया कि अहमद शाह अब्दाली सरीखे अधिकारी गुड़गांव में भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। तो उसके बाद किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा सरकार के, उन्होंने भी आरोप लगाया कि सोहना के अंदर भी अवैध कॉलोनियों को बसाने का एक गोरख धंधा चला रखा है, उसको लेकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस आरोपों को, इन आरोपों को, जबकि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? भ्रष्टाचार हमारे देश की एक प्रमुख समस्याओं में से एक है सर। तो जिस मंत्री की बात कर रहे हैं वो मंत्री इस इलाके का बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री रहा है और उसका रुतबा भी है, उसकी बेस भी है। तो हो सकता है उसकी कोई सोर्सेज हो, कोई जुम्मेवार जो राजनेता होता है तो वो कभी गैर उसकी बात नहीं करता, उसके बाद कोई ठोस सबूत होंगे, इसीलिए वो बात उन्होंने कही होगी। और रही बात अवैध कॉलोनी की, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। मेरी सोच बड़ी पॉजिटिव सोच है, मेरी किसी की बुराई करने की या किसी निंदा करने की सोच नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि सर, भ्रष्टाचार जैसे जो बेलगाम चीज़ें हैं उन पर आप खुद अधिकारी रहे हैं, तो कैसे लगाम लगाया जाए? आपके पास क्या कुछ प्लानिंग है इसको लेकर? क्या कुछ मैकेनिज्म है कि भ्रष्टाचार पर हम बहुत हद तक काबू पा सकें सर? देखो, ये आम पब्लिक की सोच है, भ्रष्टाचार चलता है ऊपर से। अगर आप ठीक हैं तो भ्रष्टाचार पे अपना आप अंकुश लेंगे, आपके अधिकारी आपसे आपकी इज्जत करेंगे, आपसे भय मानेंगे। अगर आप ही उसमें शामिल रहोगे तो फिर भ्रष्टाचार भी पनपेगा, अधिकारी बेलगाम रहेंगे। ये तो आपके ऊपर पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। आम पब्लिक ने 37 साल से मुझे देखा, मुझे आजमाया, उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि हमारा ये अधिकारी किस टाइप का अधिकारी है। तो मुझे प्रत्यक्ष पुराने जिले जो थी उनको सबको मेरे बारे में पता है और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं जनसभा बीच में कहता हूँ, चौपाड़ के बीच में कहता हूँ, 40 साल मैंने अपनी सर्विस में कोई दाग नहीं लगने दिया और मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो इसका एक पैसे का दाग मैं नहीं लगने दूंगा। तो ये हमारे साथ नरेंद्र यादव जी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि किसी भी चीज़ पर काबू पाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो तो भ्रष्टाचार हो या फिर और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उन पर भी काबू पाया जा सकता है। हरियाणा तक की एक ये भी कोशिश है कि ऐसे तमाम उम्मीदवारों से मिलवाया जाए, उनके पास क्या कुछ प्लानिंग है आपके विधानसभा क्षेत्र को लेकर, इसके बारे में बताया जाए, ताकि जब आप अपने भावी विधायक का चुनाव करें तो आप सही चुनाव करें और वही सही व्यक्ति विधानसभा में जाकर आपकी आवाज़ों को बुलंद कर सके। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।